हेलो एवरीवन अगेन। मॉडल्स पढ़ रहे हैं हम। बहुत लंबा हमारा मॉडल्स हो गया है, बहुत लंबी क्लासेस हो गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो कि मॉडल्स को कितने अलग अलग सेंसेस में हम यूज़ कर रहे हैं, कितने अलग अलग एक्सप्रेशंस में हम यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक मॉडल एक ही तरीके से यूज़ हो, है ना, और एक ही टाइम को एक्सप्रेस करे। आप अब समझ पा रहे हो बात को, है ना। और मुझे लग रहा है कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको हिंदी में भी मीनिंग बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे अब हम बढ़ रहे हैं और मॉडल्स के साथ हमने कैन पढ़ लिया, हमने कुड पढ़ लिया, हमने मे पढ़ लिया, हमने माइंड पढ़ लिया, हमने विल पढ़ लिया, हमने शैल पढ़ लिया, हमने शुड भी पढ़ लिया और हमने वुड भी पढ़ लिया। नोट्स आप अपने बनाते रहिएगा, ठीक है, ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। सेंटेंसेस के थ्रू हम अलग इंटेंशंस और एक्सप्रेशंस को समझ पाते हैं बेहतर तरीके से, है ना। चलो, तो उसी ही लेगेसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। हम क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इसे डिडक्टिव मेथड बोला जाता है टीचिंग में। अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम्स की, कंपटीशन की, तो वहाँ पर ये होता है इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। और अच्छा है ये मेथड भी, अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। हम सेंटेंसेस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। मुझे आनंद आ रहा है और उम्मीद है आप भी इसे एंजॉय कर रहे हो। चलिए, क्वेश्चन देखिए। द फाइल शुड बी completed by tomorrow anyhow. द फाइल शुड बी completed by tomorrow anyhow. जैसे ही ये सेंटेंस मैंने बोला कि कंप्लीट हो जानी चाहिए, एनी हाउ किसी भी तरीके से कल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन है, यानी बाध्यता है कि कल तक ये फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्या शुड बाध्यता बताता है? जी नहीं। आपको पता है, आपको पता है कि जो शुड है, जो शुड है वो क्या बताता है? सजेशन बताता है ना। जनरल सजेशन की बात करता है कि मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रही हूँ, एंड नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एवरीवन शुड ड्रिंक 6 लीटर वाटर पर डे, है ना। तो हर एक इंसान को पीना चाहिए पानी 6 लीटर प्रतिदिन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूँ। तो ना यू डिसाइड इफ़ यू वांट टू ड्रिंक, ड्रिंक, अदरवाइज इट्स अप टू यू टोटली। ये आपके ऊपर है टोटली कि आप क्या करते हैं। ठीक है, डिसीजन आप पे छोड़ दिया, सजेशन मैंने आपको दे दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी फीलिंग आ नहीं रही है। वो कह रहे हैं कल तक हो जाना चाहिए। आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। अब जो लिसनर है वो डिसाइड नहीं करेगा कि कब तक काम हो जाना चाहिए। काम हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, कल तक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है बच्चे? ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। यहाँ पर बाध्यता है और वो शुड नहीं दिखाता। तो कौन दिखाता है? बता दो जरा, कौन दिखाता है? कहाँ गया ये रहा? आपके मन में आ चुका होगा, मुझे पता है। मस्ट दिखाता है ना। जो मस्ट है वही क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है। स्ट्रॉन्ग आप सजेशन भी बोल सकते हो और ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हो, है ना। सजेशन यहाँ नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। क्योंकि अगर फाइल कंप्लीट करने की बात हुई है, अगर फाइल कंप्लीट करने की बात हुई है, तो ऑब्वियसली फाइल या तो आपके बॉस को चाहिए होगी। तो कहीं ना कहीं से ये इंस्ट्रक्शन आपके बॉस से मिली होगी। और बॉस के पास क्या है? अथॉरिटी है। किस चीज़ की अथॉरिटी है? आपके अगेंस्ट एक्शन लेने की। इफ़ यू डोंट फॉलो his instructions, है ना। इफ यू डोंट फॉलो his instruction, तो he has right to
टेक एक्शन अगेंस्ट यू, है ना। तो आपके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे। तो बॉस की बात हो रही है क्योंकि फाइल है, आपको कंप्लीट करनी है, अथॉरिटी है, और जहाँ अथॉरिटी आ जाती है वहाँ पर ऑब्लिगेशन आ जाता है, बाध्यता आ जाती है, करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो एक्शन हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा आपके खिलाफ। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है, मस्ट है, वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बता रहा है। स्ट्रॉन्ग इसीलिए ही है क्योंकि वहाँ पर अथॉरिटी आपको कुछ करने के लिए बोल रही है, तो वो उसके पास आप कोई ना कोई ऐसे पावर्स हैं कि वो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं, तो वो आपको करना ही होगा, वो आपको करना ही होगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस के थ्रू हम ऑब्लिगेशन को दिखा रहे हैं, और ऑब्लिगेशन यहाँ कौन लगा रहा है? अथॉरिटी लगा रही है ना। एक सिंपल सा अगर मैं सेंटेंस बोलूँ, जैसे मैं कहूँ, अगर हमारी मम्मी बोलती हैं, अगर हमारी मम्मी बोलती हैं कि यू मस्ट वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, या वाइल राइडिंग, ड्राइविंग नहीं, राइडिंग, है ना, कि जब आप बाइक स्कूटर वगैरह आप चला रहे हो, अब मम्मी मस्ट ही बोलेगी, मम्मी शुड नहीं बोलेगी, इतनी तो बात आपको पता है। मम्मी मस्ट नहीं, शुड नहीं बोलेगी कि यू डिसाइड यू वांट टू वेयर और नॉट। वो कहेंगे नहीं, पहन के जा। वो आपके पीछे बल्कि हेलमेट को लेकर आएंगे कि पहन इसको, है ना। बॉयज से मम्मी परेशान रहती है, वो पहनते नहीं हैं, उनका हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है। बहुत ही बड़ी दिक्कत है ये बॉयज़ के साथ, उनका हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है। उनके जो स्पाइक्स होते हैं वो ऐसे जेल लगा के खड़े करते हैं अपने स्पाइक्स को, वो बैठ जाते हैं। ऑल एंड ऑल उनका लुक ख़राब हो जाता है ना। लेकिन मम्मी, माँ तो माँ है, उन्हें पता है कि चोट लग सकती है उनके बेटे को, है ना। तो वो क्या करेंगी? वो क्या, माँ जो है वो शुड नहीं यूज़ करेंगी कि बेटा देख ले, लगाना चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगी, वो तो पीछे पड़ जाएंगी कि लगा इसको अभी। तो वो मस्ट बोलेंगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि करना ही है ना, करना ही है। वो ऑब्लाइज भी कर सकती है आपको कि अगर नहीं लगाएगा तो बाइक की चाबी रख जाओ, बाइक नहीं लेके जाने। उनके पास भी अथॉरिटी और पावर है ना। तो वहाँ पर भी अगर मम्मी बोल रही हैं, और अगर ये हेलमेट की बात है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, है ना, जो ट्रैफिक वाले होते हैं, वो भी आपको क्या बोलेंगे? मस्ट ही बोलेंगे। अदरवाइज वो क्या करेंगे? आपका चालान काट देंगे। उनके पास ये अथॉरिटी है। मम्मी तो बाइक की चाबी ही रख लेंगे, उनके पास ये अथॉरिटी है। तो जहाँ पर भी हम अथॉरिटी की बात करते हैं वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अथॉरिटी है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, आपको मानना ही मानना है, यू डोंट हैव एनी चॉइस। ठीक है, तो वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ नहीं करते हैं। आई होप आपने ये लिख भी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ज़रा, एक तो मस्ट मैंने बता दिया, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात हो गई या स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात हो गई। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ एक और, आफ्टर हैविंग डिस्कशन, after having discussion with him I can say that he must be in depression, कि उसके साथ डिस्कशन होने के बाद, उसके साथ डिस्कशन होने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि वो डिप्रेशन में होगा, तो वो डिप्रेशन में है। आई मीन यहाँ पर ये है कि वो डिप्रेशन में है। तो यहाँ पर उससे डिस्कशन करने के बाद मैं ये पॉसिबिलिटी ही बता रही हूँ, है ना, है तो ये पॉसिबिलिटी ही, लेकिन ये किस तरीके की पॉसिबिलिटी है? मैंने उससे बात की है, मैंने उस इंसान से बात की है, और बात करने के बाद जो मैं निष्कर्ष निकाल रही हूँ वो ये निकल रहा है कि यार वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी, दिस ही इज़ नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है ना। ही इज़ नॉट ऑप्टिमिस्टिक, वो आशावादी भी नहीं है। वो बहुत टेंशन में है, वो उसे भूख नहीं लगती, वो सो नहीं पाता, उसको एंग्जाइटी है, उसको टेंशन है, और उससे बात करने के बाद मुझे ये फील हो रहा है, वो इस तरीके की बातें कर रहा है कि मैं वहाँ से ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि वो डिप्रेशन में है। तो यहाँ पर जो मस्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये जो मस्ट यूज़ हुआ है, ये क्या बता रहा है? ये ना तो ऑब्लिगेशन की बात है, ना तो सजेशन की बात है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है,
सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, मस्ट में सबसे ज़्यादा सर्टेनिटी होती है किसी भी एक्शन को लेके, है ना। सर्टेनिटी बहुत, हटाओ यहाँ से, सर्टेनिटी ज़्यादा है, निश्चितता ज़्यादा है एक्शन की होने की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। मस्ट हम तभी यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग सजेशन, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कि किसी चीज़ के होने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, मस्ट यूज़ हुआ, क्योंकि पॉसिबिलिटी उसके डिप्रेशन में होने की बहुत ज़्यादा है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, उसके साथ कॉन्वर्सेशन हुई है, उससे मैंने बात की है, और उसके बातों के आधार पर मैं ये बात बोल रही हूँ, ये संभावना जता रही हूँ। बात समझ आई। तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मस्ट क्या बताता है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी बताता है। ये सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, आपको एक बार ये स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप ध्यान जरूर रखें। और जो सबसे अच्छी चीज़ आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि मैं तो एक एक सेंटेंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आप खुद अपने आप डेवलप कीजिए सेंटेंसेस, ठीक है। इससे आपकी माइंड में क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट यूसेज तो हम पढ़ ही रहे हैं, आप खुद भी क्रिएट करो, सेंटेंसेस को बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, देखो एक चीज जो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी वो ये है कि जो मस्ट है वो प्रेजेंट में यूज होता है ना, वो प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक। और मस्ट हमारा क्या क्या बता देता है, मस्ट हमारी नेसेसिटी भी बता देता है, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, एडवाइस आपको मिला हुआ है किसी चीज़ का कुछ करने के लिए जो नेसेसरीली फॉलो होना चाहिए, कुछ ऐसा एडवाइस जो नेसेसरीली फॉलो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि ये आपकी पॉसिबिलिटी भी बताता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि ये ऑब्लिगेशन भी बताता है ना, बाध्यता बताता है, ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्यता, ये बाध्यता भी बताता है। अच्छा, जब हम प्रेजेंट में यूज करते हैं इसको तो प्रेजेंट में हम ऑब्लिगेशन बता देते हैं, ठीक है, नेसेसिटी एडवाइस भी बताते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी बताते हैं। लेकिन अगर आपको पास्ट ऑब्लिगेशन बतानी हो, पास्ट ऑब्लिगेशन की बात यहाँ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये नरेशन का क्वेश्चन है, हालांकि ये एरर में भी आता है, नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच है, इतनी बात तो आप समझ पा रहे हो, है ना। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्यों करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट फॉर्म यूज, बता दो जरा। इसलिए करते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट स्पीच जब यूज करते हैं तो वो सेंटेंस बोलते हैं जो स्पीकर ने बोला, बात समझ आई। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बताते हैं, जो उसने बोला हम वही नरेट कर रहे हैं, उसी से बना नरेशन, इतनी बात तो क्लियर है। तो यानी जब भी हम नरेट करते हैं ना तो कोई पास्ट इंसिडेंट होता है, फ्यूचर तो हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल है, वो तो हम बता ही नहीं सकते क्या होने वाला है, बता सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी रहती है, फ्यूचर की हमेशा पॉसिबिलिटी ही होती है कि ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन कंफर्म तो कुछ भी नहीं। नरेशन में हम जो पास्ट में हुआ है, कोई घटना, कोई इंसिडेंट, किसी की कोई बात जो आपको अच्छी लगी या जो मुझे अच्छी लगी, वो मैं किसी थर्ड पर्सन को बताती हूँ, इतनी बात तो आपको समझ है में आ ही गई होगी। तो वो पास्ट हो जाता है, जो मैं बता रही हूँ वो पास्ट की बात है, इसीलिए इसमें पास्ट यूज करते हैं। और यहाँ मैं मस्ट की बात कर रही हूँ, मस्ट कभी भी अगर पास्ट ऑब्लिगेशन दिखाना है तो मस्ट नहीं यूज होता। फॉर पास्ट ऑब्लिगेशन मस्ट प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन दिखाता है, पास्ट की नहीं। तो अगर पास्ट की ऑब्लिगेशन आपको दिखानी हो और वहां पर मस्ट हो तो वो गलत है सेंटेंस। लेकिन अगर नेसेसिटी एडवाइस की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो ठीक है। कहने का मतलब ये कि मस्ट यहाँ पर नेसेसिटी और एडवाइस है तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज हो सकता है,
लिख लेना ध्यान से इसको स्टार बना के। अगर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज हो सकता है, इसे भी लिख लेना। लेकिन ऑब्लिगेशन की बात हुई तो सिर्फ प्रेजेंट में यूज होगा, स्टार बना के लिख लेना। तो पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए आप क्या यूज करोगे? हैड टू। अच्छा, ये हैड टू कहाँ से आया? अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, इसको हम यूजुअली मॉडल फ्रेज बोल देते हैं, हालांकि ये नहीं है, ये मॉडल फ्रेज नहीं है। तो क्या है, इससे जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है? बताऊंगी मैं सब, लेकिन धीरे धीरे। एक साथ ज़्यादा डोज दे दी तो क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी। तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, धीरे धीरे आपको डोज देनी है ताकि साथ साथ डाइजेस्ट कर पाओ, है ना? डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर हम हैड टू यूज़ करेंगे। ये कौन सा हैड टू है? जैसे मैं कहूँ आई हैव टू डू दिस, मुझे करना ही होगा। आई हैव टू ज्वाइन दिस कंपनी, मुझे ये ज्वाइन करनी ही पड़ेगी कंपनी। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब यहाँ से लीव, यहाँ पे इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आई हैव टू लीव नाउ। हैव टू आप यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? आई हैव टू ज्वाइन जिम नाउ, अब मुझे जिम ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, वेट बहुत गेन कर चुकी हूँ, अब तो करनी पड़ेगी, वेट कम करना है, वेट लूज करना है ना? तो ये जो हैव टू है ये आप भी यूज करते हो और आप यही दिखाते हो कि करना ही पड़ेगा, वेदर यू वांट इट और डोंट वांट टू डू इट, आपको वो करना ही पड़ेगा। आपके मन की इच्छा क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो करना ही पड़ेगा। तो देखिए जरा, पास्ट में अगर ऑब्लिगेशन है कि आपको कुछ करना ही पड़ेगा तो वो हैड टू दिखाएगा, वो बाध्यता हैड टू दिखाएगा। पास्ट है इसलिए हैव की सेकंड फॉर्म यूज हुई है ना? हैव की प्रेजेंट फॉर्म क्या है? अगर मैं थोड़ा सा अलग पेन यूज कर लेती हूँ ताकि आपको जो मैं बोलूँ वो समझ में आ जाए, कि अगर मैं यहाँ पर हैव है तो हैव की प्रेजेंट और प्रेजेंट फॉर्म क्या है? प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म, इतना तो आपको क्लियर है। तो वो दो ही है, हैज और हैव है। और अगर मैं पास्ट फॉर्म की बात करूं, वो सेकंड फॉर्म है और वो क्या है? हैड है। अच्छा, थर्ड फॉर्म भी हैड ही है ना? उसके बारे में अभी हमें बात करने की जरूरत नहीं है, तो अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक? तो अब पास्ट की क्या दिखाना है मुझे? ऑब्लिगेशन दिखानी है, तो क्या यूज करूंगी? उसकी पास्ट फॉर्म ही तो यूज करूंगी, हैड ही तो यूज करूंगी, इसलिए हैड टू। अब जब भी सेंटेंस में मस्ट आएगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर नेसेसिटी एडवाइस है तो आप उसको मस्ट ही रहने देना, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो आप उसको मस्ट ही रहने देना। लेकिन अगर बात हो रही है ऑब्लिगेशन की, तो फिर आप उसे मस्ट नहीं रहने दोगे, आप उसे चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? हैड टू में चेंज करोगे। अब बात ये होती है, कहीं कहीं से क्वेश्चंस मन में आपके भी आने चाहिए और मेरे भी आते हैं। क्वेश्चंस ये आते हैं कि जब दोनों ही ऑब्लिगेशन बता रहे हैं तो ये अलग अलग वर्ड क्यों यूज़ करें? तो हैव टू का वजूद सिर्फ इतना नहीं, कुछ और भी है, वो समझेंगे हम अभी थोड़ी ही देर में। चलिए, इतने हम यहाँ से ये बात समझ लेते हैं कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि इट मस्ट बी अल्जाइमर। आपको पता है ये एक डिजीज़ है अल्जाइमर? अल्जाइमर एक डिजीज़ है, भूलने की बीमारी, याद नहीं रहती चीज़ें, है ना? धीरे धीरे अगर ये बहुत सिवियर हो जाए तो इस हद तक पहुंच जाता है कि इंसान अपने रिलेटिव्स को पहचानता तक नहीं है, ठीक है? भूलने की बीमारी होती है ये, इंसान को चीज़ें याद नहीं रहती, रखता कहीं है, ढूंढता कहीं है। अब अपने पे मत लेके जाना, ये थोड़ा बहुत तो सबके साथ होता रहता है, क्योंकि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कोई भी काम करते हुए, हम कर कुछ रहे होते हैं और सोच कुछ रहे होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें ध्यान नहीं रहती। ये अलग डिजीज़ है। चलिए, तो ये यूजुअली ओल्ड एज में आती है और सिवियर हो जाए तो रिलेटिव्स को भी नहीं पहचान पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या होगा, ये क्या बता रहा है मुझे बता दो ज़रा, कि वो डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अल्जाइमर है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। किस तरीके की पॉसिबिलिटी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, है ना? मस्त स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताएगा। और जब ये पॉसिबिलिटी ही बता रहा है,
तो पास्ट में तो ठीक है, तो पास्ट में तो ठीक है, तो यानी ये जो मस्ट यहाँ यूज हुआ ये ठीक हुआ। इतनी बात समझ आई? तो यानी पास्ट में अगर ये यूज हुआ है, ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ये ठीक है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। इससे आगे बढ़ते हैं। द साइकैट्रिस्ट सजेस्टेड टू हिम, एक तो ये चीज याद रखना कि सजेस्ट के बाद टू आएगा ही आएगा, ठीक है? अभी सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वो सिंपल लिखते हैं द साइकैट्रिस्ट सजेस्टेड हिम, तो सजेस्ट के बाद टू आएगा ही आएगा। क्यों, कैसे, क्या, वो हम आगे बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसके बारे में बात। बस यहाँ से इतना याद रखो कि सजेस्ट के बाद टू आएगा ही आएगा। दैट ही मस्ट स्पेंड सम टाइम डूइंग पेंटिंग और एनी अदर आर्ट वर्क। अब ये क्या है ना, ये क्या है? साइकैट्रिस्ट किसी को सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो इंसान इसके पास है, ये जो हिम है, मतलब ये जो ही है, ये क्या है? ये क्या है? पेशेंट है, पेशेंट है ना? ये है पेशेंट, ठीक है? और अब साइकैट्रिस्ट अगर उसको एडवाइस दे रहा है तो वो उसको माननी ही पड़ेगी, अगर वो इम्प्रूव करना चाहता है, अगर जिस फेज से, जिस सफरिंग से वो गुजर रहा है, वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो उसको उसका एडवाइस मांगना ही पड़ेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, बताया था स्ट्रॉन्ग सजेशन है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, तो उसमें हम मस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वही मीनिंग आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आपको कुछ पेंटिंग वगैरह करनी है। ये तो मैं आपको भी बोलूँगी, अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हो, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपको बहुत टेंशन है, तो मधुबनी पेंटिंग आप कर सकते हो। उसमें बहुत कुछ नहीं है, जब आप उसे देखोगे तो उसमें बहुत ऐसी रफली सी फिगर बनी होती है, आप ऐसे आप एलिफेंट बना सकते हो। अब मेरा मत देखना प्लीज़, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, और मैं थोड़ा देख के ही थोड़ा सही से बना सकती हूँ, ठीक है? और ये तो वैसे भी ऐसे है ना, और यहाँ पे वो मधुबनी थोड़ी, भैया देख लेना। तो उसमें वो क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी डिजाइनिंग करते हैं, बहुत छोटी छोटी ऐसे डिजाइनिंग होती है। जब आप ये छोटी छोटी डिजाइनिंग करके इसको फिल करोगे ना, तो क्या है, आपका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो उस डिजाइनिंग में चला जाता है, ठीक है? उसमें चला जाता है, और उससे आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, जो टेंशन, जो एंग्जाइटी आपको हो रही होती है, वो उस टाइम फिर ख़त्म हो जाती है, आपका माइंड बिल्कुल कंप्लीटली डाइवर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको ऐसे एंजाइटी फील हो रहा है, या डिप्रेशन का अगर कोई पेशेंट है, तो वो उसे कहते हैं कि थोड़ा टाइम आप इसमें लगाया करो, थोड़ा टाइम आप पेंटिंग करा करो, ड्राइंग करा करो। उससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट होता है और अच्छा फील करते हैं। अदरवाइज़ वो आपको नींद की गोलियां देते हैं ताकि आप सोते रहोगे तो टेंशन नहीं होगी। गोलियां देना साइकेट्रिस्ट का काम है, साइकोलॉजिस्ट का नहीं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यहाँ आप समझ में पा रहे हो, ये अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ये बात बोले जा रहा है ना? ये बात जो बोल रहा है, ये अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बोल रहा है, और ये ऐसा एडवाइस है जो मानना ही पड़ेगा, तो इसीलिए उस सेंस में मस्ट पास्ट में आ सकता है, तो ये ठीक है। अभी तो बताया मैंने आपको, तो ये मस्ट यहाँ पर ठीक है। क्लियर? बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, देखो ज़रा, he said to me that he must work 2 shifts per day। देखो ज़रा, अगर ये पास्ट है, he said to me, उसने मुझे कहा था, है ना? उसने क्या कहा था कि मुझे करना होगा, he must work 2 shifts, यानी उसे 2 शिफ्टें लगानी होगी एक दिन में। अच्छा, मजबूरी होगी तभी मस्ट यूज़ किया है ना? तो यहाँ वो कह रहा है मुझे 2 शिफ्ट लगानी पड़ेगी यार, हर रोज़। तो यानी खर्चे नहीं चल रहे होंगे, या घर में कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उसे 2 शिफ्ट लगानी पड़ेगी, या लोन वगैरह होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, है ना? तो कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वहाँ पर, जो उसे क्या कर रही है, जो उसे क्या कर रही है,
ऑब्लाइज कर रही है, बाध्य कर रही है। क्या करने के लिए? हर दिन 2 शिफ्ट्स लगाने के लिए। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर ऑब्लिगेशन की बात हो, तो अगर ऑब्लिगेशन की बात हो तो पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट है ना, इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट की बात कर रहे हैं। उसने मुझसे कहा था तो पास्ट में ही कहा था ना, पास्ट में ही कहा था, प्रेजेंट में तो कहा नहीं। तो उस सेंस में हम पास्ट में मस्ट यूज नहीं कर सकते। तो मस्ट नहीं यूज कर सकते तो क्या करेंगे? थोड़ी देर पहले ही तो बताया, ही हैड टू। ठीक है, ये आप कर चुके हैं। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश और बेहतरीन तरीके से कर रही हूँ। उम्मीद है कि जहाँ मैं आपको पहुँचाना चाह रही हूँ, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वो आप समझ रहे हैं। ऐसी मैं उम्मीद आपसे कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ में आ ही गई होगी। नेक्स्ट देखो, द टीचर टोल्ड मी दैट आई मस्ट सबमिट द असाइनमेंट बाय द इवनिंग। अब टीचर ने बोला है कि असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो अथॉरिटी है वो आपको 0 मार्क्स दे देगी असाइनमेंट के। अथॉरिटी है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग सजेशन तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अथॉरिटी है इसमें, अथॉरिटी है, ये सजेशंस नहीं है। तो आपको ये करना है, ऑब्लाइज्ड हैं आप ये करने के लिए कि ऑब्लिगेशंस आ गई, बाध्यता आ गई, तो बाध्यता आ गई तो अब मस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, मस्ट तो नहीं आएगा। पास्ट ऑब्लिगेशन में टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड टू सबमिट द असाइनमेंट बाय द इवनिंग। पास्ट के अगर ऑब्लिगेशन अगर आप दिखा रहे हैं, पास्ट में अगर आप ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं, तो मस्ट यूज़ ना करके हैड टू आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तक। अब देखो ज़रा, आई डैश कैच 5:30 AM बस टू रीच माई ऑफिस इन टाइम। मैं आपको 2 चॉइस अगर यहाँ पर दूँ, मैं 2 चॉइस दूँ, मस्ट और हैव टू, तो आप कौन सा इसमें फिल करोगे? बता दो। मैंने आपको यहाँ पर 2 चॉइस दी हैं आपको, आपके लिए इजी बनाने के लिए। आपको पता है कि मस्ट और हैव टू दोनों ही ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं, दोनों ही दिखाते हैं, है ना, ऑब्लिगेशन दिखाते हैं दोनों, कि आप बाध्य हो कुछ करने के लिए, आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है ना। तो या तो कोई अथॉरिटी वाला है वो आपको बोल रहा है, आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, आपको पहुंचना ही है। तो यानी यहाँ पर ये दोनों ही ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं। अब मैं कहूँ इन दोनों में से कोई एक फिल करना है, तो कौन सा फिल करोगे? बताइए। देखिए, मुझे उम्मीद है अब तक तो आपने सोच लिया होगा क्या है। मस्ट भी ऑब्लिगेशन दिखाता है, लेकिन जो मस्ट होता है वो दिखाता है ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय सम पर्सन। किसी पर्सन के द्वारा, ऑब्वियसली वो आपका बॉस होगा, आपसे सीनियर होगा, वही आपको ऑब्लाइज कर सकता है कोई काम करने के लिए। और जो हैव होता है, हैव टू, हैज टू, हैड टू होता है, ये क्या होता है? ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस होती हैं। ये या फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ कि आपको समझ में आए। ऑब्लिगेशंस imposed by situations, circumstances, conditions, external conditions. ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं, वो आपको बाध्य करती हैं किसी चीज़ के लिए, ऑब्लाइज करती हैं। तो ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर कोई इंसान आपको बाध्य कर रहा है कुछ करने के लिए, वो आपका बॉस हो सकता है, आपकी माताश्री हो सकती है, या कोई अथॉरिटी जिसके पास कोई पावर्स हैं, ऐसी कोई पोस्ट पे कोई इंसान है, तो वो आपको ऑब्लाइज कर सकता है कुछ करने के लिए, है ना। या फिर सरकमस्टांसेस ऐसे हों
कि आपको करना ही होगा, है ना, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, यही एक तरीका है, तो वो। तो यहाँ पर मुझे बताओ, क्या कोई पर्सन आपको ओब्लाइज कर रहा है कि आपको 5:30 वाली बस पकड़नी है अपने ऑफिस में टाइम से पहुंचने के लिए? अब ये कोई पर्सन ने तो नहीं कहा कि भाई 5:30 की बस पकड़ो, पर्सन ने तो आपको ओब्लाइज नहीं करा। ऑफिस टाइम पे पहुंचने के लिए आपको पर्सन कोई ओब्लाइज कर सकता है, आपको बाध्य कर सकता है, क्योंकि ये नियम है ऑफिस के, वो आपको मानने पड़ेंगे। सोचो 9 बजे का है, अगर 9 बजे का ऑफिस है या 10 बजे का ऑफिस है, तो यहाँ जो है पहुंचने के लिए 9 बजे पहुंचने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है, लेकिन 5:30 वाली बस पकड़ने के लिए तो आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तो एक्सटर्नल कंडीशंस है। अब क्यों है 5:30? क्योंकि टाइम से पहुंचना है तो 5:30 वाली बस या ट्रेन पकड़नी ही होगी। उसके बाद जो बस है वो नहीं आती होगी, उसके बाद 2 घंटे बाद बस आती होगी या 2 घंटे बाद ट्रेन आती होगी, फिर आप टाइम से नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए आपको 5:30 वाली बस पकड़नी पड़ेगी। तो ये एक्सटर्नल कंडीशन है, एक्सटर्नल सिचुएशन है जो आपको ओब्लाइज कर रही है। तो जब भी हम सिचुएशंस की बात करते हैं या कंडीशंस की बात करते हैं, एक्सटर्नल सिचुएशंस कंडीशंस की बात करते हैं जो आपको बाध्य करती है कुछ करने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? हैव टू यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ नहीं करते हैं। हैव टू यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ नहीं करते हैं। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोनों है तो ऑब्लिगेशन, लेकिन ये दिखाती क्या है? दिखाती यही है कि मस्ट अगर आप बोल रहे हो तो पर्सन आपको ऑब्लाइज कर रहा है, और हैव टू आप तब बोलते हो जब आपको एक्सटर्नल सिचुएशन या कंडीशन ऑब्लाइज करती है। बोलो हाँ, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने मस्ट की बात कर ली, हैव मस्ट की बात कर ली हमने, और हैव टू की भी बात कर ली। अब ये देख लो, एवरीवन ऑट टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड। ऑट टू का मतलब, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, बताने के लिए बता रही हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू दिस, कि सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता ऑट टू, है ना। वैसे मॉडल तो सिर्फ हमारा ऑट है, तो इसके साथ टू हमेशा चिपका रहता है। जब भी हम एज ए मॉडल इसको यूज़ करते हैं, मतलब मॉडल ही है, मॉडल में जब भी इसको यूज़ करते हैं तो इसके बाद इन्फिनेटिव यूज़ होता है, इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, तो टू इसके साथ हमेशा चिपका ही रहता है। तो अब कुछ ऐसी धारणा बन गई है कि हम मॉडल को ही ऑट टू बोल देते हैं, मॉडल सिर्फ ऑट है, ठीक है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताऊंगी मैं। तो यहाँ जो ऑट होता है, या आपका मन ना माने तो आप टू लगा लेना, ऑट टू होता है, वो क्या होता है? मॉरल सजेशंस होते हैं, कि आप सजेस्ट तो कर रहे हो बट वो कहीं ना कहीं नैतिकता से जुड़े हैं हमारे, है ना, नैतिक सलाह आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? मतलब वो अच्छी अच्छी बातें जो हमने पढ़ी है। मुझे नहीं पता आपने बचपन में पढ़ा है या नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, तो एक पतली सी बुक होती थी हमारी, नैतिक शिक्षा की, मॉरल एजुकेशन की, एडुकेशन, है ना, वो आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो उसमें हम अच्छी अच्छी बातें पढ़ते थे, अच्छी अच्छी स्टोरीज होती थी उसके, अच्छे अच्छे मॉरल वैल्यूज होते थे। तो यही है कि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड है, यानी जिनको भी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, तो आपको, हर इंसान को एक्चुअली उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो एक नैतिक कर्तव्य है आपका, करना चाहिए। जब भी राष्ट्रगान हो तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। अगर आप इस काबिल हैं कि किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मुसीबत में दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, है ना। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दान में ज़रूर देना चाहिए, है ना। अपने से छोटे हों या बड़े, सबका आदर ज़रूर करना चाहिए। तो ये सब नैतिकता से जुड़े हैं। चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसका अब तो शुड ही यूज़ करते हैं बच्चे, अब तो शुड ही यूज़ करते हैं, लेकिन पहले यूज़ होता था, ठीक है। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई आपको, ये सिर्फ बताने के लिए बताया है। अब जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, देखो,
ये क्वेश्चंस करने से पहले हम पहले कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे, ठीक है? कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे। हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं और मॉडल्स में मैंने आपको कहा था एक और कैटेगरी होती है। हम कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट जितने होते हैं हमने सब कर लिया है ना, लेकिन अभी एक कैटेगरी बच गई है। अभी एक कैटेगरी बच गई है। वो कैटेगरी क्या बची है? वो कैटेगरी क्या बची है? देखो ज़रा, इनको हम बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, या पार्शियल मॉडल्स भी बोलते हैं, सेमी मॉडल्स बोलते हैं। जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। आप इनका नामकरण अपने तरीके से कर सकते हो। आप इनका नामकरण अपने तरीके से कर सकते हो। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, पार्शियल मॉडल्स, इनकी बात करते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने हेल्पिंग वर्ब्स की बात की, हमने हेल्पिंग वर्ब्स की बात की, और हेल्पिंग वर्ब में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारी 3 थी, बी टू है वो हम कर चुके, मॉडल्स हम पढ़ चुके। मॉडल्स में एक और कैटेगरी है, मॉडल्स में एक और कैटेगरी है, एंड दैट इज मार्शल ऑक्सिलरी वर्ब या पार्शियल मॉडल्स। ये भी गिनती के ही हैं, ये भी गिनती के हैं। सिर्फ कितने? 3। कौन कौन से? कौन कौन से हैं? नीड, देयर और यूज टू। नीड, देयर और यूज टू, ठीक है? ये 3 हैं, नीड, देयर, यूज टू। अच्छा, इनको अलग रखा है तो कुछ तो दिक्कत होगी ही, है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बात ये है कि हमारे अभी मैं पहले जिनकी बात करूँगी वो बात करूँगी नीड की, नीड की और डेयर की। नीड और डेयर की बात करूँगी, यूज टू की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है? तो नीड और डेयर की मैं बात करूँगी। ये जो नीड है ना, नीड और डेयर, ये जो नीड और डेयर मैं बोल रही हूँ, ये हमारे मेन वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं और मॉडल्स भी होते हैं। नीड, डेयर हमारे मेन वर्ब भी होते हैं और मॉडल्स भी होते हैं। तो जहाँ ये मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए होते हैं, और जहाँ मेन वर्ब होते हैं तो मेन वर्ब के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता होनी चाहिए, है ना? दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। तो ज़रा आप मुझे बता दो, ज़रा आप मुझे बता दो कि अगर आप मुझे बता दो, अगर कोई, अगर मैं बात करूं कि मॉडल और मेन वर्ब में क्या फ़र्क है ना? इतनी सी बात हम समझने की कोशिश करते हैं। मॉडल और वर्ब, है ना, इनमें हम डिफरेंस देखते हैं कि एक ही वर्ड अगर मॉडल भी है मेन वर्ब भी है तो थोड़ी तो दिक्कत होगी। जहाँ पे ये मॉडल होना चाहिए वहाँ उसके साथ मेन वर्ब वाली कैरेक्टरिस्टिक्स लगा के दे देंगे, है ना, तो वही एरर हो जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो समझते इस तरीके से हैं हम, देखो, जो मॉडल होते हैं क्या उनके साथ एस ई एस लगता है कभी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट? एस ई एस कब लगाते हैं हम? एस ई एस कब लगाते हैं हम किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस लगाते हैं, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं कहूँ ही प्ले और दे प्ले, है ना, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ और समझा रही हूँ बहुत फटाफट। तो ही है ना, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप पढ़ोगे आगे। और दे प्लूरल है तो प्ले प्लूरल है। तो ये एस लगा के मैंने इसको वर्ब को सिंगुलर बनाया क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट था वो सिंगुलर है ना। तो इतनी सी बात आपको यहाँ से समझ में आई। तो क्या कभी आपने कैंस, कुड्स,
पढ़ा है? हाँ, अभी हम पढ़ रहे थे मस्ट लगा देना है, हमें एस लगा देना है, ये तो नहीं पढ़ा है ना, ये सब तो बकवास है। तो यानी इनके साथ, मॉडल्स के साथ एस ई एस नहीं लगता। हालांकि जो हमारा मेन वर्ब होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ई एस लगता है उसको सिंगुलर बनाने के लिए, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो मॉडल है, क्या हम इसमें ईडी लग के पास्ट बनाते हैं इसका? हम्म, क्या हम इसके साथ ईडी लग के इसका पास्ट बनाते हैं? नहीं। कभी आप इसमें ईडी लग के पास्ट फॉर्म नहीं बनाते हो, इसकी कोई अपनी पास्ट फॉर्म नहीं होती है ना, ईडी लग के पास्ट फॉर्म नहीं बनती है। हालांकि मेन वर्ब में हम ईडी जोड़ के पास्ट फॉर्म बनाते हैं, बोलो हाँ, बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आई। इससे आगे देखो और क्या करते हैं मॉडल्स। अच्छा, हम मॉडल के साथ नॉट लगाते हैं कि नहीं? मॉडल के साथ हम नॉट लगाते हैं ना, कैंट, कुडंट, मसंट आप यूज करते हो कि नहीं? इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं ताकि मुझे थोड़ा और स्पेस मिल जाए। कैंट यूज करते हो, मसंट यूज करते हो ना, करते हो ना, बहुत बढ़िया, करते हो। तो यानी मॉडल के साथ नॉट लगता है। लेकिन क्या आप ईट नॉट लिखते हो? बताओ जरा, ईट नॉट लिखते हो, वॉक नॉट लिखते हो? नहीं ना, इनके साथ तो आप नॉट नहीं लगाते, इसका मतलब मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता। इतनी बात क्लियर हो रही है ना आपको? इतनी बात तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए, है ना। फर्स्ट यही था कि मॉडल के साथ एस नहीं लगता, मॉडल के साथ ईडी नहीं लगता, लेकिन मॉडल के साथ नॉट लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगता है। थोड़ा सा थर्ड यहाँ कर देते हैं। इनके साथ ईडी लग के पास्ट फॉर्म बनाते हैं हम, और इनके साथ नॉट नहीं लगता। टिक का मतलब होता है और क्रॉस का मतलब नहीं होता, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। और देखते हैं, क्या सब्जेक्ट से पहले मॉडल आता है? बिल्कुल आता है। कौन से सेंटेंसेस में? क्वेश्चन मार्क वाले में, है ना, बोलो हाँ। मॉडल हमारा सब्जेक्ट से पहले आता है, कब? क्वेश्चन जब बनाते हैं। कैन आई डू दिस, कैन आई टेक योर पेन, पढ़ा है ना हमने, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या मेन वर्ब, क्या मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है क्वेश्चन में? नहीं। नहीं पता तो देख लो, क्या आप ऐसे बोलते हो? ईट आई फूड, बोलते हो कभी? हाँ, बिल्कुल नहीं बोलते, नहीं बोलते ना। कुक आई फूड, नहीं ना। यानी जो मेन वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले तो नहीं आती, चाहे क्वेश्चन ही क्यों ना हो। हेल्पिंग वर्ब आती है ना, हेल्पिंग वर्ब आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक से डिफरेंस आपने जान लिए। एक चीज और जान लो, जैसे कि अगर मैं ऊपर लिख दूं, नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है तो ऊपर लिख देती हूं मैं। देखो, आप ऐसे लिख सकते हो, आई कैन टू डू दिस, एंड चलो मैं दो सेंटेंस लिख के आपको समझाने की कोशिश एक और अलग शीट पे कर लेते हैं। चलो, फिर वापस आऊंगी उस पे। मैं कह आई कैन टू डू दिस और आई वॉन्ट टू डू दिस, कौन सा सेंटेंस ठीक है इसमें? मुझे जरा आप बताएंगे, सोचिए जरा, इन दोनों में कौन सा सेंटेंस ठीक है? आई कैन टू डू दिस और आई वॉन्ट टू डू दिस,
तो मुझे पता है इतने धुरंधर तो आप हैं, इतने आप इंटेलिजेंट हैं, आप कहेंगे कि मैडम ये वाला जो सेंटेंस आपने लिख दिया ना, ये वाला, ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है, आज सुना ही नहीं आपने कभी, सुना ही नहीं कभी आपने ये आई कैन टू डू दिस। आपने क्या सुना है? आई वॉन्ट टू डू दिस। क्या सुना है? आई वॉन्ट टू डू दिस। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो देखो ज़रा हो क्या रहा है, ये कैन हमारा मॉडल है और डू हमारा मेन वर्ब है ना। तो मॉडल के बाद जो मेन वर्ब आती है वो डायरेक्ट आती है, उसके बीच में टू नहीं आता, उसके बीच में टू नहीं आता, है ना। और जो अगर मैं दूसरी बात करूं तो आई वॉन्ट टू डू दिस की बात करूं तो वॉन्ट भी हमारा मेन वर्ब है, डू भी हमारा मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब वन, ये मेन वर्ब टू, और दोनों हम एक साथ नहीं लिखते, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक प्रेपोजिशन की आवश्यकता होती है जो कि यहाँ पे टू है। हालांकि इसके पीछे कोई और रीज़न भी है, ये इन्फिनिटिव है, आई वॉन्ट व्हाट टू डू दिस, है ना। तो ये इन्फिनिटिव है, वैसे तो अगर मैं सही बात करूं तो ये इन्फिनिटिव है, लेकिन क्योंकि अभी मुझे आपको समझाना है तो इसीलिए मैं उसकी बात कर रही हूँ। व्हाट डू आई वॉन्ट टू डू दिस, इन्फिनिटिव है, ठीक है। हाँ, चलिए आपको समझाएंगे ये इन्फिनिटिव क्या होता है। ये हमारा एडवांस वर्ब में आएगा, जिसमें हम इन्फिनिटिव भी पढ़ेंगे, हम जेरेंड भी पढ़ेंगे, हम पार्टिसिपल भी पढ़ेंगे, हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है अभी। लेकिन अभी आपको सिंपल करने के लिए मैं बोल रही हूँ, टू हमारा प्रेपोजिशन होता है, हालांकि यहाँ ये इन्फिनिटिव का पार्ट है, लेकिन अभी आपको इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, अभी वहाँ नहीं पहुँचते हैं, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, कंसेप्ट को धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे, है ना। तो आप इतना ध्यान रखें कि एक में दो मेन वर्ब अगर आ रही है तो उनके बीच में हमने टू उससे कनेक्ट, टू से कनेक्ट करेंगे, एक प्रेपोजिशन से टू से उसको कनेक्ट करेंगे। दो मेन वर्ब एक के बाद एक नहीं आएगी, जैसे कि मॉडल के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख सकती हूँ, मैं एक और चीज़ लिख सकती हूँ कि मॉडल के बाद, सॉरी, कि मॉडल के बाद डायरेक्ट आती है मेन वर्ब, है ना, डायरेक्ट मेन वर्ब आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब वन और मेन वर्ब टू अगर है तो आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, किससे? टू से। तो यहाँ पर टू आएगा। इतनी बात समझ में आई? देखो कितने सारे डिफरेंसेस हैं, कितने सारे डिफरेंसेस हैं। और अभी मैंने आपको बोला कि जो मॉडल हमारा है, जो नीड और डेयर है, यानी जो मॉडल हमारा नीड और डेयर है, पार्शियल मॉडल जिसे बोल रहे हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरीज जिनको बोल रहे हैं, वो मॉडल भी है और मेन वर्ब भी है। तो अब यहाँ से एक बात आपको क्या समझ में आई? अब यहाँ से आपको जो बात समझ में आनी चाहिए वो ये है कि अगर ये नीड और डेयर मॉडल है तो एस ई एस उनके साथ नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये है मेन वर्ब तो इनके साथ एस ई एस लगेगा। अगर ये नीड और डेयर हमारे मॉडल हैं तो उनके साथ ईडी लग के कोई, डी या ईडी, है ना, डी भी लगता है ना, डी या ईडी लग के कोई पास्ट फॉर्म नहीं बनेगी। और अगर वो हमारा है मेन वर्ब तो उसके साथ ईडी लग के पास्ट फॉर्म बनेगी। उसके साथ डी लगाओ या ईडी लगाओ, डी ईडी लग के पास्ट फॉर्म बनेगी। अगर हमारा मॉडल है नीड और डेयर तो उसके साथ नॉट लगेगा, लेकिन अगर वो मेन वर्ब है तो उसके साथ नॉट नहीं लगेगा। अगर नीड और डेयर मॉडल है तो सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो सब्जेक्ट से पहले यूज नहीं होंगे, क्रॉस लगा है। और क्या होगा कि मॉडल के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आएगी, किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत आपको नहीं। और अगर वो मेन वर्ब है तो दो वर्ब के बीच में, अगर वो मेन वर्ब है तो दूसरे मेन वर्ब से पहले टू प्रेपोजिशन आएगा, यानी उसे टू से कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये बात मैं बोल रही हूँ, ये इन्फिनिटिव है यहाँ पर, लेकिन ये कैसे क्या है इसके बारे में बाद हम
आगे करेंगे, एडवांस वर्ब में करेंगे। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब बोल रही हूँ। इतना भी ध्यान रखेंगे तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आया, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया है तो आ जाइए, करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस। आ जाओ, अब आपकी तैयारी देखते हैं। ग्रीन सही कर लें क्या? चलो ग्रीन सही करते हैं। दे नीड नॉट टेक दिस मैटर टू द कोर्ट। देखिए, अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो एज अ मॉडल यूज हो रहा है या एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है? तो देखो, हमारे अभी मैंने बताया कि अगर नीड के साथ नॉट लगा है तो हमने ये, तो हमारे लिए ये क्या हो गया, ये मॉडल हो गया, और तो हमको जस्टिफिकेशन दे नहीं सकते। नॉट आपको पता है मेन वर्ब के साथ तो नहीं लगती है, तो ये बन गया हमारा मॉडल। और मॉडल के बाद डायरेक्ट वर्ब आ सकती है, आ सकती है ना। दे नीड नॉट टेक दिस मैटर टू द कोर्ट, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हुआ। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी नीड और टेक दोनों को मेन वर्ब भी बना सकते हैं। और अगर हमें नॉट लगाना है इस सेंस में तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे दे डोंट नीड टू, they don't need to take this matter, they don't need to take this matter to the court, they don't need to take this matter to the court। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम नीड को एज अ मॉडल यूज कर रहे हैं या एज अ मेन वर्ब। नीड दिखाता क्या है, ये तो बात ही नहीं करी हमने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना तो आपको पता ही होगा। नीड दिखाता है नेसेसिटी, जरूरत किसी चीज की, है ना। और डेयर, क्योंकि हम नीड और डेयर को साथ लेके चल रहे हैं, और डेयर क्या दिखाता है, करेज, साहस, बोल्डनेस, है ना। साहस, करेज दिखाता है, बोल्डनेस दिखाता है, हिम्मत दिखाता है। तो नीड नेसेसिटी दिखाता है और डेयर हमारा करेज या बोल्डनेस दिखाता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें ज़रूरत नहीं है इस मैटर को कोर्ट में ले जाने की, है ना। ये है इसका मतलब। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसको इतना लंबा डोंट अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते, आप इसके साथ नॉट यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पर बन जाएगा क्या, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा मॉडल। और उसके बाद मेन वर्ब आती ही आती है, पता है ना आपको। मॉडल्स आर नेसेसरीली फॉलोड बाय मेन वर्ब, ये तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। तो इसके बाद मेन वर्ब आएगा ही आएगा। यहां से अब मैं अगर मैं कहूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये क्वेश्चन शायद मैंने इसमें डाला हुआ है, तब देखते हैं। चलो, क्वेश्चंस काफ़ी हैं यहाँ पर, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने की ज़रूरत नहीं। व्हाई नीड आई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर। अब देखो ज़रा, ये आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट है ना, ये आई मेरा सब्जेक्ट है, और इस आई से पहले नीड यूज हुआ। तो सब्जेक्ट से पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट से पहले मॉडल यूज होता है या मेन वर्ब यूज होता है, बता दो। सब्जेक्ट से पहले मॉडल यूज होता है या मेन वर्ब यूज होता है? तो आप कहोगे, तो आप कहोगे मॉडल यूज होता है, मेन वर्ब यूज नहीं होता। तो हमें पता लग गया कि नीड यहाँ पर हमारा क्या है, मॉडल है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब मॉडल ही है और ये यहाँ पे मेन वर्ब है, तो क्या इस टू की जरूरत है, बताओ जी। टू तो दो मेन वर्ब को कनेक्ट करने के लिए यूज करना है हमने, है ना। टू तो जो है वो दो मेन वर्ब को कनेक्ट करने के लिए यूज करना है, लेकिन यहाँ पर मॉडल है नीड हमारा, वर्ब तो एक ही है, तो क्या इस टू की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी एरर यही है, ये टू नहीं आएगा। सिंपल होगा, व्हाई नीड आई स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर। इसी का हम डू का यूज भी करके ये बना सकते हैं, वाई डू आई
नीड टू स्टे अवे, अगर मुझे बनाना हो, अगर मैं कहूँ कि मुझे नीड को एज अ मीन वर्ब ही यूज़ करना है, अगर मैं ये कहूँ कि नीड को मुझे एज अ मीन वर्ब ही यूज़ करना है, तो मैं इस तरीके से भी सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकती हूँ। व्हाई डू आई नीड टू, अब टू आएगा क्योंकि अभी मैंने डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली यहाँ पर, और ये भी मेन वर्ब हो गया, ये भी मेन वर्ब हो गया, नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर। बोलो हाँ। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। मीनिंग में कोई चेंज नहीं, स्ट्रक्चर में चेंज है, मीनिंग में नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप बात को? बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये गड़बड़ थी, शी नीड नॉट योर हेल्प। अच्छा देखो, इसी की बात कर रही थी मैं अभी, जब मैं लिखने वाली थी तो इसी सेंटेंस को मैं लिखने वाली थी, शी नीड नॉट योर हेल्प। अब जैसे ही आपको पता लगा कि नीड के साथ नॉट लगा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर ये नीड मॉडल है, मेन वर्ब नहीं, है ना। अगर यहाँ पे मैं ये लिखती, सोचो, शी नीड योर हेल्प, तो क्या ये सेंटेंस ठीक होता? क्या ये सेंटेंस ठीक होता? तो यहाँ नीड को आप क्या मानते, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, क्या मानते, मेन वर्ब मानते या मॉडल मानते? बताओ। यहाँ पे आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, यहाँ आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है कि आप इसे क्या मानो, तो आप इसे मेन वर्ब ही मानोगे। वैसे भी इसके अलावा कोई वर्ब भी नहीं यूज हुई, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं यूज हुई। ये हेल्प यहाँ पर क्या है, ये हेल्प यहाँ पे क्या है, योर के साथ वर्ब आता है, योर रन, योर ईट, हाँ, योर स्माइल तो चलो नाउन भी होता है, योर लाफ, लाफ तो ठीक है, हंसी होता है, लेकिन अगर हम एक्शन की बात करें, योर ईट, योर ड्रिंक नाउन भी होता है, देखो यहाँ पर भी। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन भी हैं, वर्ब भी हैं, लेकिन ये जो योर है, तुम्हारा, तो तुम्हारे के साथ हम क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे या वर्ब लगाएंगे? योर ईट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। योर सी, ये हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। और क्या लगा सकते हैं, योर फ्लाई, उड़ना, है ना। योर स्पीक, कर सकते हैं क्या यूज, योर स्पीक, स्पीच यूज कर सकते हैं, योर स्पीच, है ना। योर के साथ स्पीच यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पीक यूज नहीं कर सकते। मतलब ये जो योर है, हम वैसे आगे पढ़ेंगे भी, ये जो योर है ये डिटर्मिनर होता है ना। तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या, तो आप उस चीज का नाम बताओगे, एक्शन थोड़ी ना बताओगे, नाम बताओगे। तो नाम यानी उसके बाद, योर के बाद हमारे क्या आते हैं, नाउन आते हैं, नाउन आते हैं, एक्शन नहीं, एक्शन नहीं आते हैं, है ना, एक्शन नहीं आते हैं, यानी वर्ब नहीं आते हैं, वर्ब नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी आपको इतना, ये जो मैंने इतना लिखा, ईट सी फ्लाई स्पीक नहीं आएगा, इसका मतलब है कि योर के बाद वर्ब नहीं आएगी, तो क्या आएगा, नाउन आएगा। तो क्या आएगा, तो क्या आएगा हमारा, नाउन आएगा। बहुत बढ़िया, हमारा आएगा नाउन। ठीक है ना, शी नीड योर हेल्प, ये नाउन है। तो अब पता लगा आपको कि ये मेन वर्ब है। अच्छा, मेन वर्ब है, नीड है, फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो एरर है यहाँ पे भी। सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाओ, एस लगेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। और जैसे यहाँ लिखा मैंने, शी नीडेंट योर हेल्प, शी नीडेंट योर हेल्प, तो ये तो हो गया मेरा क्या, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा मॉडल। अच्छा, ये मॉडल हो गया तो कोई और तो मेन वर्ब है ही नहीं। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले क्या, जब मॉडल स्टार्ट हुए थे तभी इतनी बार बताया था कि मॉडल्स आर नेसेसरीली फॉलोड बाय मेन वर्ब। तो यानी ये सेंटेंस तो हो गया हमारा गलत। सही कैसा होगा, डज का यूज कर दूंगी, है ना, शी डजंट नीड योर हेल्प। अब ठीक है,
अब ये सेंटेंस ठीक है, शी डजंट नीड योर हेल्प। अब यहाँ नीड मेरा मेन वर्ब है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, अब तो ठीक है। लेकिन सिर्फ मॉडल यूज करके हम सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इतनी बात आपको क्लियर है? यानी यहाँ से आप ये बात समझ गए, यानी यहाँ से आप ये बात समझ गए कि अगर नीड के साथ नॉट आ गया, अगर आपने उसको एज अ मॉडल यूज कर लिया, तो सेंटेंस में कोई दूसरी मेन वर्ब होना जरूरी है ना? मेन वर्ब होना सेंटेंस में ज़रूरी है। अदरवाइज कुछ नहीं है तो आप इसी को मेन वर्ब बना दो, इसी को मेन वर्ब बना दो। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर? देखो ज़रा 2 सेकंड के लिए। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रवि नीड्स नॉट टू गेट बॉदर्ड अबाउट इट, है ना? यहाँ पे ये जो बॉदर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव स्टेट बता रहा है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, अभी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, रवि नीड्स नॉट, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वही पढ़ लेते हैं। नीड्स नॉट आते ही आप समझ गए, अच्छा नॉट लगा दिया, बहुत सही, नॉट भी लगा दिया, एस भी लगा दिया। अच्छा अगर इसके साथ नॉट लगा है तो ये क्या है? हमारा मॉडल है, बोलो हाँ। अगर नीड के साथ हमने नॉट लगा दिया तो ये मॉडल है। अब भाई इतना बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया कि अब मॉडल की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है क्या? एस लगा के हम उसको सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं? नहीं ना, तो गड़बड़ हुई, गड़बड़ हुई यहाँ पे, बहुत भयंकर गड़बड़ हुई यहाँ पे। एस नहीं आना चाहिए था। तो अच्छा ठीक है, हमने एस हटा दिया, रवि नीड नॉट। अब ये जो गेट है आपको पता है ये मेन वर्ब है यहाँ पर। अब देखो टू से कनेक्ट किया है। अब देखो ज़रा, अगर ये मॉडल है तो मॉडल के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आती है या टू से कनेक्ट करते हैं? बता दो। अगर मॉडल है तो मॉडल के डायरेक्ट बाद मेन वर्ब आती है या टू से कनेक्ट करते हैं? थोड़ी देर पहले अभी पूरा चार्ट बना के समझा, टू नहीं आएगा, डायरेक्ट मेन वर्ब आती है ना? तो ये दो गलतियां यहाँ हुई। रवि नीड नॉट गेट बॉदर्ड अबाउट इट, उसको इस, ये जो इट है ना, क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी सेंटेंस का मीनिंग की अगर मैं बताना भूल गई हूँ, उसका हिंदीकरण करना भूल गई हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अदरवाइज मैंने प्रयास तो यही किए हैं कि हर सेंटेंस का मीनिंग आपको बता दूँ। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया आपको कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है? ये देखो, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, नीड भी वर्ब है, टेक भी वर्ब है। इसी में मॉडल क्यों नहीं मान रही? इसी में मॉडल क्यों नहीं मान रही? क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। बिना रेफरेंस के मैं क्या करूँगी? बिना रेफरेंस के चाहे तो मैं यूज़ कर लूँ ईट, एट, कुछ भी यूज़ कर लूँ, हैव ईटन। मेरे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है टाइम का, तो मैं कुछ भी यूज़ करूँ, सब ठीक है बिना रेफरेंस के, है कि नहीं? अगर मैं कहूँगी 2 आवर्स अगो, अगर मैंने 2 आवर्स अगो लिख दिया 2 घंटे पहले, तो ईट गलत हो जाएगा, बोलो हाँ। जब तक ये रेफरेंस मेरे पास नहीं है तब तक सब ठीक है। जैसे ही रेफरेंस आई ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ ये ठीक। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ पर मेरे पास कोई रेफरेंस थोड़ी है कि मैं इसको मॉडल मान लूँ या मेन वर्ब मान लूँ। मॉडल मानने का सवाल नहीं पैदा हो रहा, जो लिखा है ठीक है, क्योंकि रेफरेंस नहीं है। मॉडल कब मानूंगी? या तो इसको नॉट लगाओ यहाँ पर तो मॉडल मान लूंगी, या सब्जेक्ट से उठा के इसको आगे रख दो। सब्जेक्ट के आगे अगर रखा होगा तो मेन वर्ब नहीं हो सकता, तब मॉडल मान लूंगी। अदरवाइज मैं इसको जो लिखा है ठीक मान लूंगी। हो सकता है ये भी मेन वर्ब वो भी मेन वर्ब, तो ठीक तो बन रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ? मेन वर्ब 1 नीड, वर्ब 2 टेक, दोनों को कनेक्ट किया 2 से। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप सब लोगों को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और बेहतर बनते जाइए। धन्यवाद।